नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप नागवंशी आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल संदीप स्टडी सेंटर में। जो आपके हॉस्टल वार्डन में एक टॉपिक है शिक्षा एवं मनोविज्ञान, और साथ में उसका दूसरा टॉपिक है वो है बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा। तो ये तीन टॉपिक जो आप शिक्षा देख रहे हैं, ठीक है, मनोविज्ञान देख रहे हैं और साथ में बुद्धि, ये तीनों टॉपिक्स के डिटेल में क्लास भी आ चुकी है और साथ ही साथ इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आपको कराई जा चुकी है। अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है पर्सनालिटी। इसका डिटेल क्लास तो नहीं आई है, एक बार आप एमसीक्यू करें, इसके थ्रू समझने की कोशिश करें। तो ये एमसीक्यू सेशन है, आपको याद रखना है व्यक्तित्व, ये इसका टॉपिक रहने वाला है। पहला आपके पास क्वेश्चन है, एक एक करके हम लोग अच्छे से देखेंगे। पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा की देन है? जो आप व्यक्तित्व बोलते हो उसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनालिटी बोलते हैं, ठीक है, जो कि लैटिन शब्द के पर्सोना से आया है। याद रखना है आपको, किससे आया है? पर्सोना से ये आया है। क्लियर है? लैटिन शब्द किससे आया है? पर्सोना से आया है। इसके एक क्वेश्चन आपके पास और पूछा जा सकता है, अब पर्सोना का, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? हालांकि मैं वहाँ आपको बता देता, लेकिन क्वेश्चन ही आ सकता है। तो इसका अर्थ क्या होता है आपको देखना है। क्या मुखौटा होता है, शारीरिक रचना होता है, या फिर आंतरिक मन होता है? तो इसको आपको याद रखना है। इसका जो आंसर हो जाएगा मुखौटा। पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। एक्चुअल में प्राचीन समय में आप देखोगे तो आपके बाह्य स्वरूप को देख के, आपके शारीरिक रचना को देख के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था, लेकिन वर्तमान में ऐसा है नहीं। तो अब तक हमने क्या सीखा, एकदम शॉर्ट में बताऊंगा। हमने कहा व्यक्तित्व, व्यक्तित्व को इंग्लिश में पर्सनैलिटी कहते हैं। और ये शब्द आया है, जो पर्सनैलिटी शब्द हम लोग देख रहे हैं, ये लैटिन भाषा के पर्सोना से आया है। किससे आया है? पर्सोना से आया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। इससे एक चीज़ स्पष्ट होता है कि पुराने समय में आप देखोगे तो बाह्य स्वरूप को देख के, शारीरिक रचना को देख के पर्सनालिटी का निर्धारण किया जाता था, और उस हिसाब से, ठीक है ना, उसका मुखौटा पहन लिया जाता था अपनी पर्सनालिटी दिखाने के लिए। ये प्राचीन समय में हो रहा है, लेकिन वर्तमान में इसके साथ में क्या जुड़ गया है? आंतरिक स्वरूप को भी, आंतरिक रूप को भी जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार व्यक्तित्व क्या होगा? इस प्रकार व्यक्तित्व व्यक्ति के बाह्य एवं आंतरिक, मतलब उसके बाह्य स्वरूप और उसके आंतरिक रूप, इससे जो आपके पास सकारात्मक विचार है, जो आपके पास नकारात्मक विचार है, या फिर इसे आप तत्व बोल सकते हो, इसके योग, यही व्यक्तित्व होता है। मतलब आप अंदर से कैसे हैं, आप बाहर से कैसे हैं, अंदर से आपके पास कितनी सकारात्मक विचार है, कितनी नकारात्मक विचार है, ये सभी मिल के, सभी का योग आपके व्यक्तित्व को तय करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व की परिभाषा आपके पास आती है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। अब परिभाषा को लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपने समझ लिया कि उसके अर्थ क्या होती है, ठीक। अब इसकी परिभाषा किन किन वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से इसे परिभाषित किया है, इस पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2 क्वेश्चन में सारी चीज़ें आपको बता दूंगा जो इम्पोर्टेंट है। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित, आपको याद रखना है, क्या रूप है। यह कथन किसका है? ये परिभाषा किसने दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आपको याद रखना है, गिलफर्ड। अब अगले क्वेश्चन की ओर जा रहा हूँ, जिस क्वेश्चन में आपको 2-3 परिभाषा और मिलेगा। पहला, इसको तो याद रखना ही रखना है, अल्पोर्ट के बारे में। अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है, ठीक है, या फिर व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। लेकिन तीसरा ऑप्शन में आपको ध्यान देना है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अल्पोर्ट कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर, अच्छे से पढ़ना इसको, मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है, ठीक, जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजित स्थापित करता है। इस आंसर को आपको याद रखना है, ये अल्पोर्ट का है। किसका है ये? अल्पोर्ट का परिभाषा है। लेकिन यहीं पे एक चीज़ और याद रखना, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ आपका। ये परिभाषा तो उन्होंने दे दिया, लेकिन आगे चल के 1961 में, अभी कब दिया है ना, इतना कुछ मैं डीप नहीं जा रहा हूँ, बस याद रखना है 1961 में ये संशोधन करते हैं इसी परिभाषा में। और याद रखना, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, वातावरण के साथ एक अनूठा, इस शब्द को हटाते हैं और इसके जगह पे वो रखते हैं विशिष्ट व्यवहार व विचार। क्या रखते हैं? विशिष्ट व्यवहार व विचार, ट्रिपल VC, इसको आप याद रखना, विशिष्ट व्यवहार विचार, ये 1961 में रखते हैं। तो इस प्रकार आपको 2 चीज़ पूछे, या बोले वो व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजित स्थापित करता है,
ये परिभाषा किनकी हो जाएगी? ऑलपोर्ट की। या फिर ऐसे भी आपको पूछ सकता है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो अब यहाँ पे बदलेगा, क्या होगा? विशिष्ट व्यवहार व विचार स्थापित करता है। ऐसे भी आपको पूछ ले, सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन। और हमने एक चीज़ यहाँ पे और देखा था, एक बार मैं बैक लेके आपको चलूँ। व्यक्तित्व व्यक्ति गुणों का समन्वित रूप है, एक गिलफोर्ड ने दिया था। इसको याद कैसे रखेंगे? इसमें आपको याद रखना, एक गिलफोर्ड है तो गुणों को याद रखना, ठीक है। गिलफोर्ड के फर्स्ट आप अक्षर देख रहे हो, ठीक, और गुणों में देखना व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप बोलेगा, तो गुणों के बारे में कौन बात करेंगे? गिलफोर्ड बात करेंगे, ऐसे याद रखना। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। ये जो परिभाषा है ये वुडवर्थ के द्वारा दी जाती है। किनके द्वारा दी जाती है? वुडवर्थ के द्वारा, ठीक है, इसको लिख लेना, वुडवर्थ के द्वारा दी जाती है। कैसे पहचानेंगे? ये बोल रहे हैं व्यवहार की समग्र विशेषता, और गिलफोर्ड क्या बोले? गुणों की विशेषता, ठीक। ये दोनों में आप अंतर कर लेना, इसको ऐसे याद रखना। दूसरा जो आपके पास ऑप्शन था, व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ठीक। आजकल जन्मजात हो गया है वैलेंटाइन डे मनाना, क्या हो गया है? जन्मजात हो गया है, जन्म से ही मनाने लग गए हैं आजकल के छोटे छोटे लोग, हालांकि कुछ साल बड़े होने पड़ते हैं। ऐसे ही इसको याद रखना, जैसे भी आप कनेक्ट कर लो इसको वैसे याद हो जाएगा। तो ये वैलेंटाइन के द्वारा ये परिभाषा दी जाती है, इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हुई। और तीसरा ऑप्शन किनका था? ऑलपोर्ट था। 1961 में ये संशोधन करते हैं, उसको भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अब तक आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। यदि हम लोग उसको टॉपिक वाइज देखें, पहला उसका अर्थ क्या होता है व्यक्तित्व का, और दूसरा उसकी परिभाषा क्या क्या होती है, ये दोनों क्वेश्चन कर लिए। अब तीसरा टॉपिक, उसमें सब टॉपिक आएगा व्यक्तित्व के सिद्धांत को लेके, ठीक है। कौन कौन से सिद्धांत? हालांकि बहुत सारे सिद्धांत हैं और मैं उसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन के थ्रू। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड है आपके पास ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन स्प्रेंजर है, क्रेशमर है, इनमें से कोई नहीं। इनमें भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से उन्होंने दिया था, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके मन में सोचा कीजिए यदि आप टेस्ट दे रहे हैं, ठीक। इसका सही आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा यह सिद्धांत दिया जाता है, यहीं पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। यह व्यक्तित्व का प्रथम व्यापक सिद्धांत होता है। क्या होता है ये? व्यक्तित्व का प्रथम, ठीक, व्यापक सिद्धांत होता है जो कि सिगमंड के द्वारा दिया जाता है। इनका कहना होता है सिगमंड का इस सिद्धांत में कि व्यक्ति के पास जो चेतन मन है, ठीक है, वो 10% होता है, ठीक। और वो कहते हैं कि इनके पास जो अचेतन मन है वो 90% होता है। अब इस अनुसार देखें तो व्यक्तित्व का निर्धारण कौन कर रहा है? व्यक्ति के अचेतन मन। तो व्यक्ति के अचेतन मन व्यक्तित्व का निर्धारण करता है, ऐसा किनका कहना है भैया? सिगमंड फ्रायड का कहना है। और इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, यदि मैं क्लास लेता हूं तो उसको अच्छे से और बताऊंगा। एक टर्म आएगा लिबिडो। ये कहते हैं, बस याद रखना है ना, सुन लेना। ये कहते हैं कि जो अचेतन मन है उसमें मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो जो मूल प्रवृत्ति को बल देने का कार्य करती है वो यौन ऊर्जा होती है। क्या होती है? उसकी यौन ऊर्जा मूल प्रवृत्ति को बल देने का कार्य करती है। अब इसी को ही क्या कहा जाता है? लिबिडो कहा जाता है, ठीक। ये चीज़ हम लोग डिटेल क्लास में पढ़ सकते हैं। तो लिबिडो याद रखना, लिबिडो का संबंध किससे है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो उसका संबंध किससे है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से। उसका संबंध सिगमंड फ्रायड से है। आपको इसको याद रख लेना है, आगे मैंने क्वेश्चन रखा भी होगा। इसी प्रकार मांग एवं आवश्यकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ आपको और बताऊंगा। तो याद रखना, मांग एवं आवश्यकता का, ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन 2 लोगों ने करते हैं। एक है आपके अब्राहम मैस्लो, तो इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। साथ में एक चीज़ और आपको याद रखना है, एक नाम, ठीक है, उन वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा, उनका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हेनरी मुर्रे। हेनरी मुर्रे एवं अब्राहम मैस्लो, इन्होंने अलग अलग किया है ना। मतलब क्वेश्चन ये है कि मांग एवं आवश्यकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, मतलब इस पे 2 लोगों ने सिद्धांत दिया है। एक अब्राहम मैस्लो ने अलग से दिया और इसी पे एक सिद्धांत है हेनरी मुर्रे का। तो कोई भी ऑप्शन में आए, आपको ध्यान में रखना है कि आंसर आपका सही होने चाहिए।
क्रेचमर के बारे में मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। शारीरिक रचना के ठीक इस आधार पे किन किन वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है। तो दो वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखना है। एक क्या कहा मैंने, क्रेचमर कहा, और दूसरा मैंने क्या कहा, सेल्डन। शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे। इसका आंसर खुद बता सकते हो, सेल्डन एवं क्रेचमर, स्प्रेंजर एवं कार्ल यूंग, या फिर हेनरी मुर्रे एवं अब्राहम मैस्लो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है सेल्डन एवं क्रेचमर। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। क्रेचमर के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व के भाग नहीं है। अच्छे से पढ़ना। अब हमने कहा था कि क्रेचमर ने शारीरिक है ना आधार पे जो है उन्होंने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया। वहाँ पे उन्होंने व्यक्तित्व के भाग बतलाए। उन्होंने कहा कि 3 भाग होते हैं। उन्होंने कहा एस्थेनिक होता है, उन्होंने कहा एथेटिक होता है, उन्होंने कहा पिकनिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंथेटिक। उन्होंने सिंथेटिक होता है ऐसा नहीं कहा था। तो उन्होंने कौन कौन से 3 कहा है इसको आपको याद होने चाहिए। तो वो कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपसे बन जाएगा। इसके लिए एक ट्रिक बना लेना, निक, ठीक है, टिक, पिकनिक। मतलब ये थोड़ा सा मिलता जुलता हो रहा है, निक टिक पिकनिक। इतने याद करोगे तो हो जाएगा। निक मतलब क्या हो जाएगा, एस्थेनिक, आपको याद आ ही जाएगा। टिक मतलब एथेटिक भी उन्होंने कहा है, तो निक वाला कहा है, टिक वाला कहा है, और एक पिकनिक ही कह दिया उन्होंने। ठीक है। अब सवाल उठता है ये होते क्या क्या है भैया। जो एस्थेनिक होता है, उन्होंने कहा जो एस्थेनिक होता है, ठीक है, ये दुबला होता है, ये दुबला होता है, ये पतला होता है, ये कमज़ोर होता है। फिर इस प्रकार वो एथेटिक की बात करेंगे। एथेटिक को उन्होंने मजबूत कहा, ये सुडौल होता है, मजबूत होता है। उसी प्रकार उन्होंने बात किया पिकनिक की। पिकनिक को उन्होंने कहा है कि ये गोलमोल होता है भैया। क्या होता है ये, गोल मटोल टाइप होता है, ये स्थूलकाय होता है। अब इसको हिंदी में भी वो बोल सकते हैं कृशकाय, पुष्टकाय, स्थूलकाय। तो नाम से आपको समझ में आ जाएगा। अब इंग्लिश नाम भी वहाँ पे देख सकते हो। तो ये तो रहा किनके बारे में, क्रेचमर। लेकिन सेल्डन ने क्या कहा, सेल्डन ने निम्न में से किसे व्यक्तित्व के अंतर्गत नहीं रखा। ये प्रकार भी हम लोग पढ़ रहे हैं सिद्धांत के साथ में, ठीक है। ये प्रकार भी है व्यक्तित्व के, गोलाकार, आयताकार, लंबाकार। उन्होंने कहा इसको समझाने की जरूरत है नहीं, गोलाकार होता है, आयताकार होता है, लंबाकार होता है, इन भागों में उन्होंने वर्गीकृत किया। लेकिन उन्होंने दीर्घाकार नहीं कहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी इन वर्गों में वर्गीकृत किया है। कौन वो वैज्ञानिक है, सेल्डन है, कार्ल यूंग है, या फिर क्रेचमर है। ठीक है। तो हमने तो सेल्डन के बारे में देख लिया है, नो डाउट। हमने देख लिया क्रेचमर के बारे में। तो कार्ल यूंग का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, ये कहते हैं कि व्यक्तित्व के 3 भाग होते हैं। एक होता है अंतर्मुखी, इसको एक एक लाइन में बोलूँ तो अंतर्मुखी बोलते हैं एकांत प्रिय, इंट्रोवर्ट जिसे आप कहते हो। और वो कहते हैं बहिर्मुखी, जो यहाँ पे आप देख रहे हो, वो कहते हैं ये सामाजिक होता है, जैसा कि एक अच्छा राजनेता, वो बहिर्मुखी है ना व्यक्तित्व की होता है। ठीक है, ताकि लोगों से अच्छे से मिलजुल सकता है वो। ठीक, उस प्रकार से उसमें क्या होती है, व्यक्तित्व पाई जाती है। तो अंतर्मुखी क्या होता है, एकांत प्रिय होता है, अकेले रहने को पसंद करता है। ठीक है, चुपचाप मेहनत करता है बेचारा। बहिर्मुखी क्या होता है, सामाजिक होता है, मिलजुल का। और उभयमुखी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, दोनों का मिला जुला रूप आप इसको ले सकते हो। ये हो गया। अब स्प्रेंजर के बारे में पूछा जा सकता है। स्प्रेंजर के अनुसार व्यक्तित्व का भाग नहीं है। ये प्रकार ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छे से नोट भी कर लेना। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेजी जाएगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहना। कुछ चीज़ों को आप नोट कर सकते हो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर भेजी जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप सीधे जो है ज्वाइन हो सकते हो। उसका नाम है संदीप स्टडी सेंटर। ठीक, स्प्रेंजर के अनुसार व्यक्तित्व का भाग नहीं है। अब स्प्रेंजर कहते हैं कि व्यक्तित्व के 6 भाग होते हैं। इसको अच्छे से समझना है। यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, ये 3 प्रकार हो गया। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है राजनीतिक, इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है सैद्धांतिक, और इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कलात्मक, जो कि सौंदर्य से जुड़ता है। तो ये 6 भाग आपको याद रखना है। व्यक्तित्व के 6 भाग बतलाए हैं स्प्रेंजर ने। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, कौन सा भाग है, कौन सा भाग नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि इसका सही आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन। हमने कहा स्प्रेंजर ने 6 भाग बतलाए, ठीक, उन्होंने सामाजिक कहा, आर्थिक कहा, धार्मिक कहा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उसी प्रकार शीला गुणों का सिद्धांत किसने दिया था? सभी सिद्धांतों को यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, फिर भी जितना हो सके मैं समझा रहा हूँ। इनका कहना है कि जैसे मकान है ना, आपका जो घर है वो छोटे छोटे तत्वों से बनता है, ठीक है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो छोटे छोटे शीला गुणों से बनता है। वो आपका व्यवहार हो सकता है, आपको विचार हो सकता है, ठीक है, जैसे आप कुछ व्यवहार करें वो आपका शीला गुण हो गया, समझ रहे हो? तो वैसे छोटे छोटे शीला गुणों से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। बस इसका मूल तत्व यही है इस सिद्धांत का। ये क्यों पूछेगा? वो पूछेगा शीला गुणों का सिद्धांत किसने दिया। तो आपको याद रखना है शीला गुणों का जो सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर पहला, ऑलपोर्ट एवं कैटल के द्वारा यह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। हम लोग प्रकार की बात कर रहे हैं, हिप्पोक्रेट्स के बारे में आपको याद होने चाहिए। इनके द्वारा प्रकार बतलाए गए हैं। इनके द्वारा 4 प्रकार बतलाए गए हैं। हिप्पोक्रेट्स के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। हिप्पोक्रेट्स कहते हैं कि कोलेरिक होता है व्यक्तित्व के एक भाग मेलेनकोलिक होता है। उनका कहना है कि फ्लेगमेटिक होता है। उनका कहना है कि सैंग्विनिक होता है। ये क्या क्या होता है? ये कहते हैं जो कोलेरिक होता है ये, एक लाइन में बोलूँ तो ये चिड़चिड़ा टाइप का होता है, क्रोधी टाइप का इंसान होता है, ऐसे व्यक्तित्व वाले होते हैं। एक व्यक्तित्व का प्रकार होता है मेलेनकोलिक, मैंने कहा, जो कि थोड़ा उदासीन टाइप होता है, निराश टाइप होता है। एक है आपका फ्लेगमेटिक जो कि निष्क्रिय होता है, और एक होता है सैंग्विनिक। इसको एक शब्द हम बोले तो ये सक्रिय होता है, ठीक है, क्रियाशील होता है, आशावादी टाइप इंसान होता है। तो इस प्रकार इन्होंने कितने बताए? 4 भाग बतलाए। तो क्वेश्चन आपका क्या था, कौन सा प्रकार नहीं है? तो उन्होंने एंडोमॉर्फिक नहीं बतलाया है, आपको याद रखना है। और उसमें कुछ भी ऑप्शन वो दे दे, आपको वहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ समझेंगे। अब तक आपने देखा होगा तो व्यक्तित्व के अर्थ पे बात कर ली, परिभाषा पे बात कर ली, उसके प्रकार देख लिए, उसके सिद्धांत देख लिए। इस पे हमने क्वेश्चंस कर लिए। कम क्वेश्चन किए, सीखे ज़्यादा क्वेश्चन को हमने समाहित किया कम क्वेश्चन में। अब एक सवाल उठता है कि इसकी विधियाँ कौन कौन सी है मापन की। तो यहीं पे मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा। इसको 3 तरह से देखा जाता है, 3 प्रकार की विधियाँ हैं। एक कौन सी है? एक है आपका आत्मनिष्ठ विधि, इसको अच्छे समझना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एक है आपका वस्तुनिष्ठ विधि, और एक है आपका प्रेक्षणी बोल सकते हैं, या फिर प्रेक्षण विधि, ठीक है, ये इसका कैटेगरी हो जाएगा। क्लियर है? आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत रखा जाता है अंतः दर्शन विधि को, इसके अंतर्गत रखा जाता है प्रश्नावली विधि को, इसके अंतर्गत रखा जाता है साक्षात्कार विधि हो गया, इसके अंतर्गत व्यक्ति इतिहास विधि को रखा जाता है। उसी प्रकार आप वस्तुनिष्ठ में जाएंगे, इसको मैं यदि क्लास लेता हूँ बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक, यहीं पे मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। वहीं पे आप वस्तुनिष्ठ विधि की बात करते हो तो वहाँ पे निरीक्षण विधि देखने को मिलेगा, रेटिंग विधि देखने को मिलेगा, रेटिंग स्केल जो है, समाज मिति जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समाज मिति, ठीक है। उसी प्रकार आप प्रेक्षणी में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्याही धब्बा, ठीक है, या फिर प्रेक्षपी, ऐसा कुछ वहाँ पे विधि है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि मापन की विधियों में जो आत्मनिष्ठ विधि है इसके अंतर्गत कौन सा प्रविधि शामिल नहीं है। तो मैंने आपको कहा इसके अंतर्गत अंतः दर्शन विधि रखा जाता है, इसके अंतर्गत प्रश्नावली विधि रखा गया है, इसके अंतर्गत साक्षात्कार विधि रखा गया है, ठीक है। लेकिन स्याही धब्बा विधि मैंने कहा ये तो, ठीक है, जो लास्ट वाले मैंने आपको बताया था जो कि प्रेक्षणी या फिर है ना, जो प्रेक्षपी, ठीक है, जो विधि है, ठीक, ये ऐसी कुछ है जो कि तीसरा नंबर का है। डिटेल क्लास में उसको मैं बता दूंगा। तो वो तो स्याही धब्बा वहाँ का था, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट ऑप्शन, स्याही धब्बा विधि इसमें शामिल नहीं है आत्मनिष्ठ विधि में। तो इसमें क्या क्या? अंतः दर्शन है, प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, साथ में आपको याद रखना है व्यक्ति इतिहास। क्या कहा मैंने? व्यक्ति इतिहास विधि भी इसमें शामिल है। और इसको पहले मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि अंतः दर्शन जो विधि है, ठीक है, इसके प्रवर्तक विलियम वुंट हो जाएंगे, एकदम क्लियर है। प्रश्नावली विधि हमने कहा था कि वुडवर्थ का, भैया वुडवर्थ द्वारा दिया जाता है। साक्षात्कार विधि को तो मैंने ऐसे ही बताया था, उसका कुछ है ना स्पेशल चीज़ मिला नहीं था। स्याही धब्बा विधि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्याही धब्बा, इसको याद रखना है, ये, ठीक है, रोरसा, क्या रोरसा, ये इसके प्रवर्तक हो जाएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से और बन सकते हैं इंपॉर्टेंट। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसको स्टार कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप डबल स्टार कर लेना। समाज मिति विधि मापन की विधि में, और सिद्धांत में मनोविश्लेषण, ठीक है, सिद्धांत इसको आपको नहीं भूलना है, जो कि सिगमंड फ्रायड का था सिद्धांत में। और विधि में समाज मिति विधि को आपको नहीं भूलना है, जो कि मेरिनो का हो जाएगा। और इसको कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है JL, ठीक है, मोरेना,
ये दोनों में से कोई सा भी नाम आए आपको याद रखना है, ये इसके जनक हो जाएंगे, जो कि कौन सा है, समाज मिति विधि। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ किस प्रकार से होता है, क्या होता है, लेकिन वो पूछेगा प्रवर्तक ही। उसी प्रकार अब निरीक्षण विधि के प्रवर्तक, अब यहाँ पे समझाने वाली चीज़ है नहीं, सीधे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। उसी प्रकार निरीक्षण विधि के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, तो निरीक्षण विधि आपको याद रखना है वाटसन। किसको याद रखना है, वाटसन। अगले क्वेश्चन की ओर जाऊँ, व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, ठीक, व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक हो जाएंगे टाइडमैन। कौन हो जाएंगे, आप देख पा रहे हैं लास्ट में, टाइडमैन। इस क्वेश्चन का आप ऐसे बता सकते हो, एशियाई धब्बा परीक्षण के प्रवर्तक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहले के बारे में मैंने आपको बताया था, कौन, रोरसा, ठीक है। इसी या फिर सोर्रा और कहीं पे लिखा रहता है, 2-3 जगह अलग अलग लिखा रहता है, जिसको याद रखना है आपको, हरमन रोरसा इसका नाम हो जाएगा। अगला आपके पास जो क्वेश्चन है, अब उसके विशेषता को लेके हो सकता है, लेकिन ये विशेषता को पढ़ने की ज़रूरत आपको है नहीं, क्योंकि भाई एक अच्छे व्यक्तित्व के पास क्या हो सकता है ये आपको ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा। उसके पास आत्मचेतना होनी चाहिए, उसके पास सामंजस्यता होनी चाहिए, मतलब वो एडजस्टमेंट किस प्रकार से करता है वातावरण के साथ, सामाजिक है ना, वो सामाजिक होना चाहिए, संवेगात्मक संतुलन उसमें होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व की एक विशेषता नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा शारीरिक मानसिक औसतन स्वस्थ। मैंने औसतन लिखा है, याद रखना, उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, मानसिक रूप से है ना स्वस्थ होनी चाहिए। ये तो प्रारंभिक मापदंड होते हैं व्यक्तित्व के, ठीक है। उसके बाद तो हम लोग उसके अंदर की चीज़ें जानेंगे, आत्मचेतना, सामंजस्यता, सामाजिकता, संवेगात्मक संतुलन। इसको मैंने स्वयं से लिखा था औसतन स्वस्थ, है ना, ठीक है। इसमें कुछ भी हो सकता है, मैंने स्वयं से लिखा था कि आपको समझाते बने, वो स्वस्थ हो, मानसिक रूपेण स्वस्थ होने। एक आपके पास कमेंट वर्क है लिबिडो, इसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया था, इसका कमेंट करके बताना यदि आपने अब तक वीडियो देखा है, तो इसको आप इजी रूप से आंसर कर पाओगे। लिबिडो का संबंध किस सिद्धांत से है, ठीक, आपके पास ऑप्शन है सेल्डन के व्यक्तित्व सिद्धांत से, फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत से, शीला गुड़ों के सिद्धांत से, या फिर इनमें से कोई नहीं। जाते जाते एक चीज़ बता देता हूँ, 3 क्लास आपकी हो चुकी है बाल मनोविज्ञान की, एक शिक्षा टॉपिक पे, एक मनोविज्ञान टॉपिक पे और एक बुद्धि टॉपिक पे, डिटेल क्लास हो चुकी है इसकी, ठीक है। और 3 आपकी एमसीक्यू क्लास भी जा चुकी है, 3 इवन 4 एमसीक्यू क्लास गई है, तो कुल मिला के 7 वीडियो बाल मनोविज्ञान की है, जाके देख लेना, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप सीजी टेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर सी टेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपके हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो। साथ में आज की वीडियो, इसके बाद अब अगली आपकी जो टॉपिक रहेगी वो सृजनात्मकता है। जिस प्रकार से आपके हॉस्टल वार्डन के है ना सिलेबस है, उस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। यदि आपको इसकी फुल क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं, मैं इसकी डिटेल क्लास या फिर फुल क्लास लेके ज़रूर आ जाऊँगा, जहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों में शेयर कर लेना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ग्रुप से भी जुड़ जाना, ठीक है, जहाँ पे इसके PDF आपको भेजे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।